नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 27। कुमार कहने लगा, असल में हम लोग सभी एक साथ रहते हैं ना, ऐसे में जल्द से जल्द हम सभी के शादी करवा दी जाती है ताकि कोई भी लड़का या लड़की इस मंडली को छोड़कर नहीं जा सकते। अगर यहाँ के लोग किसी बाहरी लोगों से प्यार मोहब्बत करके शादी करके घर बसा लिया और मंडली को छोड़कर चला गया तो कल को मंडली कैसे चलेगी। इस कारण सभी लोगों के शादी बहुत जल्द हो जाती है। ऐसे में जो आप सोच रहे हो वह ख्वाहिश पूरी होनी मुश्किल है। इस तरह से जो भी कोई मंडली के आसपास मंडराने की कोशिश करते रहे उन्हें कुमार तथा उनके फौज पहले ही पीछे मुड़कर वापस भेज देते हैं। इस विषय में पहले से ही मास्टर जी के तरफ से सभी को बताकर रखा है ताकि ऐसे किसी मुश्किलों से लड़कियों को बचाया जा सके। समय के साथ साथ ऐसे विषय के बारे में मोहन को भी पता चल गया तो एकाएक मोहन सुलोचना को कहता है, अच्छा यह बताओ कि तुमने हमारे समय में ऐसी बात क्यों नहीं कही। जवाब में सुलोचना कहती है, ऐसी बातें सभी के लिए थोड़ी ही होती है। जो लोग दुष्ट प्रकृति के होते हैं उनके लिए है, और आप तो ऐसे लोगों में से नहीं है ना। हम लोग इतना तो समझ ही सकते हैं कि कौन अच्छे हैं और कौन खराब है। ऐसे में आपसे झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्या है। आपको पता नहीं कि बाबूजी आपको कितना प्यार करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो क्या बाबूजी आपको हमारी मंडली में खुला विचरण करने को मंजूरी देते। इससे इस बात का प्रमाण मिलती है कि बाबूजी आपको कितना चाहते हैं, मगर अपनी जुबान से नहीं कह सकते। वह तो आज ही हमारी शादी करवा देंगे, मगर उनके मन में भय है कि कल को ऐसा ना हो कि हम जैसे नौटंकी करने वाली लड़की को उसके पति तथा ससुराल वाले अपने घर में अस्वीकार करते हुए तरह तरह की उलाहना तथा लांछन लगाते हुए उसके जीवन को दुखदायक कर दें। जब तक कि उन्हें इस बात की भरोसा ना हो कि मेरे साथ ऐसी कुछ भी नहीं होगी, तब तक यह राजी नहीं होंगे, क्योंकि यह वास्तविक रूप से सत्य है कि हमारा आम समाज हम जैसे लड़कियों को कभी स्वीकार नहीं करती, केवल अपने मनोरंजन हेतु स्वीकार करने की ढोंग करते हैं। ऐसे में जब तक कि बाबूजी को पूरी तरह से तसल्ली ना हो जाए तब तक मुश्किल है। हाँ, यह बात भी सत्य है कि मैं चले जाने के पश्चात मंडली कठिन दौर से गुजरेगी, मगर बाबूजी कोई ना कोई तो उपाय कर ही लेंगे। ऐसे तो बड़ी माँ और छोटी माँ को जब पता चलेगी तो यह कभी मुझे रोकेंगे नहीं। यह खुद ही कहेंगे कि अगर लड़का अच्छा है तो सुलोचना की शादी करवा दी जाए। कहते हुए एकाएक सुलोचना अपनी सिर को झुका लेती है और कहती है, अब तो हमारे सामने यह एक कठिन परीक्षा है। समय बीतता गया कि मोहन अपना घर और सुलोचना के नाटक मंडली दोनों ओर अपनी कर्तव्य निभाने की कोशिश में लगे रहे। ऐसे में कभी कभी 2-3 रोज अपने घर पर ही रह जाता है तो कभी कभी 2-3 रोज लगातार सुलोचना के मंडली में रह जाता। आजकल मोहन तथा सुलोचना पर कोई भी तीखे नजरों से नहीं देखते, बल्कि सभी लोग दोनों को बहुत आदर सम्मान की नजरों से देखते हैं। उन्हें इस बात की एहसास होने लगे कि यह मोहन सचमुच काम का लड़का है और अच्छा लड़का है। इस लिहाज से उसका अबाध रूप से आने जाने पर भी कोई किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, मगर कमलाबाई और मीरा मौसी के मन में शंका जरूर है कि इस तरह के मिलजोल के बीच कहीं सुलोचना मोहन के साथ भाग ना जाए। ऐसे में दोनों पर तीखी नजर जरूर रखते। एक रोज बातों बातों में जानकी भाभी कहने लगी, देवर जी, बड़े दिन हो गई कि आप अकेले ही देवरानी जी के मीठी मीठी बातें सुनते हो। कभी कभी हमें भी सुना दिया करो, इस बहाने हमारी भी उनसे मुलाकात हो जाएगी। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना। एकाएक मोहन भावनाओं में आ जाता है और सोचने लगा, भाभी जी के कहना भी सही है, मगर उसे कैसे लाऊं। अब तो यह लोग और भी दूर चले गए हैं। मोहन को चुपचाप रहते देखकर जानकी भाभी कहने लगी, लगता है कि देवर जी गहरा सोच में पड़ गए कि मैंने भी यह क्या कह दी। जवाब में मोहन कहने लगा, ऐसी बात नहीं है भाभी जी, समस्या यह है कि यह लोग अब और दूर चले गए।
हमारे घर से लगभग 15-16 कोस दूर पर है बलरामपुर। एक ही दिन में वहां से आकर फिर उसी दिन लौटकर जाना बहुत मुश्किल है। सुल्तानपुर यहाँ से लगभग 10 कोस है। हम दोनों सुबह सुबह अंधेरा रहते चले थे। दोपहर के बाद वापस रवाना होकर अंधेरा होने तक पहुँच गए थे, जबकि शायद अब पिछले बार की तरह उसे छुपकर आने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी ज्यादा दूरी होने के कारण अब मुश्किल हो गई है। ऐसे में उसे एक ही दिन में घुमाकर फिर वापस पहुंच पाना मुश्किल होगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक बार अंततः वह यहाँ पर आ सके। गुजरते वक्त के साथ साथ बलरामपुर में सभी का समय अच्छा कटने लगा, मगर यहाँ पर सुल्तानपुर जैसा मेला या माहौल नहीं है। ऐसे में दिन भर समय काटना बहुत मुश्किल होती है और यहाँ पर गांव के माहौल विशेष खुशनुमा नहीं है। इस बात की संदेह सभी के मन में है। ऐसे में सभी को हिदायत मिली कि कोई भी व्यक्ति अपनी विशेष जरूरतों के अलावा मंडली से बाहर नहीं निकलेगा। आकर लड़के लोग अपने जरूरत के हिसाब से बाहर निकलते हैं और काम निपटाकर वापस चले आते हैं, मगर लड़कियां पूरी तरह से अपने मंडली कैद हो गई। ऐसे में उनके भी मन अब उकती जा रही है, मगर कुछ कर भी तो नहीं सकती ना। उन्हें मालूम है कि चारों ओर से लोलुप दृष्टि उनके ऊपर गाड़े हुए हैं। ऐसे में किसी भी तरह से यहाँ से बचकर अपने घर को पहुँचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि बलरामपुर के पटेल मधुसूदन जी के रहते तथा रोशन लाल के रहते ऐसे किसी प्रकार की भय नहीं है, फिर भी सभी के मन में एक प्रकार से अंतही भय व्याप्त है, जिसे यह लोग कोई भी खुलकर किसी से कह नहीं सकते। सभी तरह के विषमता के बीच महीना गुजर गया। अब मंडली को अपने घर में वापस जाना होगा। ऐसे में मोहन बड़ा ही उदास हो गया और सोचने लगा, और ज्यादा से ज्यादा 1-2 रोज उसके बाद यह लोग यहाँ से चले जाएंगे, फिर कभी उनसे मुलाकात होगी यह कहना मुश्किल है। सुलोचना कह रही थी कि राम जी के घाट से एक दिन का ट्रेन की सफर के बाद उनका गांव आता है। पता नहीं कितना दूर है, शायद 700-800 कोस की दूरी होगी। ऐसे में उनसे पुनः मुलाकात की उम्मीद बांधे रखना मूर्खता है। केवल आज के दिन बची है। सामान समेटकर तैयार होने में कल दोपहर तक यहाँ से उन्हें चलना होगा या तो परसों सुबह को रवाना होंगे। मास्टर जी से मैं कहूँ तो भी क्या कहूँ, कैसे कहूँ, परंतु कहना तो होगा। एक बार आखिरी प्रयास करना होगा। अगर मैं अपनी बात उनसे नहीं कह सका तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और सुलोचना भी कभी माफ नहीं करेगी। मोहन कुमार से अपनी इच्छा के विषय में चर्चा करने के पश्चात कुमार उसे साथ लेकर मास्टर जी से मिलता है। ऐसे में मास्टर जी सहर्ष उसे कहने लगे, अरे मोहन, अच्छी बात है कि आप यहाँ पर हो। हम लोग तो कल सुबह सुबह यहाँ से रवाना होंगे। सोच रहा हूँ आपके नाव में ही चलेंगे, क्योंकि इतनी लंबी दूरी के लिए तो यहाँ पर नाव मिलना बहुत मुश्किल होगी। आप चलोगे तो अच्छा होगा। मास्टर जी को आश्वस्त करते हुए मोहन कहने लगा, जी बहुत अच्छा, आप लोग चिंता न कीजिए, मैं आप लोगों को पहुँचा दूंगा। मोहन दुविधा भरे लहजे में कहने लगा, परंतु मैं सोच रहा था तथा मेरा इच्छा है कि अगर आप लोग चलते समय एक दिन के लिए हमारे घर में आतिथ्य स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। मास्टर जी कुछ देर तक रुककर संवेदना भरी लहजे में कहने लगे, बेटा, मैं आपके भावनाओं को तथा जज्बातों को समझता हूँ, मगर इस बार नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो फिर जब कभी यहाँ पर आऊंगा तो जरूर आपके घर में आऊंगा। हताशा भरे लहजे में मोहन कहता है, जैसी आपकी इच्छा। मोहन वहीं पर खड़ा रहकर फिर से कुछ कहने की कोशिश करता है, परंतु कह नहीं पाता। वहीं पर चुपचाप खड़ा रहकर सोचने लगा, कैसे कहूँ, क्या कहूँ। मोहन के दुविधा भरी चेहरे को पढ़ते हुए मास्टर जी कहने लगे, क्या बात है मोहन, लगता है आपको कुछ कहना है क्या। मास्टर जी के बातों से मोहन को हिम्मत दे गया और सोचने लगा, शायद यही एक मौका है, कुछ कह दी जाए। तभी धीरे से मोहन कहने लगा, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बड़े ही सहजता से मास्टर जी कहने लगे, हाँ कहो, क्या बात है। मोहन दुविधाओं भरे तथा झिझकते हुए लहजे में धीरे से कहने लगा, जी मैं सुलोचना से
सुलोचना है कि सुलोचना सुलोचना है कि ऐसे में मास्टर जी मोहन की ओर देखे बिना ही कहने लगे, चलो मैं ही आपकी बात पूरा कर देता हूँ। मैं सुलोचना से प्यार करता हूँ और सुलोचना भी मुझसे प्यार करती है, यही कहना चाह रहे थे ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस उम्र में तो ऐसी होती ही है। आगे आपको और क्या कहना है कह दीजिए। मगर मोहन कुछ कह ना सका, केवल इतना ही कहा, जी। मोहन अपना सिर झुकाकर खड़ा रह गया। मोहन की ओर ताकते हुए मास्टर जी फिर से कहने लगे, बात यहाँ तक पहुँच गई कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, यही ना? अगर आप लोगों के प्यार को मंजूरी की मुहर लगा दी जाए तो क्या आपके घर वाले सुलोचना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।